हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निवेशन और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। जो भी स्टूडेंट जून के अंदर अपना एफएम का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सबके दिमाग में एक डाउट होता है कि सर कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या अगर मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंडिविजुअल तरीके से देखूं तो कौन से टॉपिक्स कौन से सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम के अंदर परफॉर्म अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। तैयारी देखो, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से करके जाते हैं। आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, आप कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ते हो, आप थ्योरी को भी रिवाइज करके जाते हो, स्टडी आपको रीड करके जाते हो, बट मेन बात आती है एग्जीक्यूशन की। देखो, ये जो बचे हुए दिन है आपके पास में, ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी पेपर की, वो अब तक थोड़े बहुत मॉक्स दे चुके होंगे। बट जो बच्चे ऐसे जो एंड मौके का वेट कर रहे हैं, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग भी प्लीज मॉक पेपर दो और मॉक पेपर में नोटिस करो कि आपको कौन सा सेक्शन पास करने में, कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। अपने जो एग्जाम के 3 सेक्शन होते हैं, इन तीनों सेक्शन में आपको कितना टाइम लगाना चाहिए, किस हिसाब से टाइम मैनेज करना चाहिए, उससे बात करें तो देखो, सेक्शन ए के लिए हम कहते हैं समवेयर अराउंड 20 to 25 मिनट्स, मैक्स 30। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। कोशिश करनी है कि 20 से 25 मिनट में हो जाए, मैक्सिमम 30 मिनट। उससे ज्यादा टाइम हमें सेक्शन ए में नहीं देना है। रीजन बताऊंगा अभी क्यों। फिर आएगा सेक्शन बी। इसको भी आप आराम से 45 to 50 मिनट्स में कवर कर सकते हो, मैक्स 1 आवर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो आपने सेक्शन ए को 30 मिनट्स में कंप्लीट करा, सेक्शन बी को 1 आवर के आसपास में कंप्लीट करा, आपके 1 आवर 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पास में बचे हैं 1 आवर 30 मिनट्स और आपका ऑलरेडी 60% पेपर हो चुका है। तो वो जो सेक्शन सी का प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि देखो सेक्शन सी में चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो चाहे खराब हो, हर बच्चे को इस सेक्शन से डर लगता है। रीजन एक तो ये है कि क्योंकि अपने को पता है ऑलरेडी कि ऑलमोस्ट 50% थ्योरी आ जाएगी, कभी कभी ज्यादा भी आ जाती है। ठीक है, तो 40 में से हो सकता है कि 20 मार्क्स की, 22 मार्क्स की थ्योरी तो नॉर्मली देखने को मिलती ही है। कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी थोड़ी बढ़ जाती है, बट ऑलमोस्ट 20-22 मार्क्स के आसपास का वेटेज अपन थ्योरी को देके चलते हैं। तो उसमें वैसे ही आधे बच्चों को डर लग रहा होता है। और फिर अगर टाइम का प्रेशर जोड़ दूं मैं इसमें, पता पड़ा कि भाई ए और बी को कंप्लीट करने गए थे और उसी में टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, टाइम कम बच रहा है, तो वो टाइम का एडेड प्रेशर आपसे गलतियां करवाना स्टार्ट कर देता है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर टाइम का प्रेशर ना हो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और ये स्ट्रैटेजी होगी कैसे इंप्लीमेंट, जब आप मॉक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, उनमें अपनी टाइमिंग को नोट करो। ठीक है, कम से कम 2-3-4 मॉक, जितने आप पॉसिबल हो आप 2-4 3-4 तो देने चाहिए, 3 तो देने ही चाहिए सबको। ठीक है, उन मॉक्स में अपने टाइमिंग को नोट करो कि कितना टाइम लग रहा है एवरेज। ठीक है, और फिर यहां पर आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, इन दोनों में आप मान के चलना कि आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं। दोनों क्वेश्चन में 40 to 45 मिनट्स लगेंगे ऑन एन एवरेज, क्योंकि मेन दिक्कत प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल तो हो जाएगा 15-20 मिनट में, वो थ्योरी में दिक्कत है। और मैं कह रहा हूं ये मिनिमम है। तो अगर आपके पास में टाइम होगा तभी तो टाइम दे पाओगे। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने यहां पे 20 मिनट में सेक्शन ए कर लिया और मान लो 50 मिनट में सेक्शन बी कर लिया, ठीक है, तो आपने कुल मिलाकर के यहाँ पे 70 मिनट्स के टाइम में अपना पेपर का काफी अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर दिया। आपने टेक्निकली 10 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा बचा लिया, तो अब आपके पास में यहाँ पे सोचने के लिए 10-10 मिनट एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा टाइम के 2 फायदे, एक तो रिव्यू करना हो कुछ जो यहाँ पे रह गया हो, उस रिव्यू में काम आएगा। सेकेंडली यहाँ पे कुछ सोचना हो, सेक्शन सी के अंदर राइटिंग में सोचना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। कितनी बार क्या होता है, अपन फटाफट लिख रहे होते हैं तो सेंटेंस अपने दिमाग में चल रहा होता है, अपन टाइप कर रहे होते हैं, बट उसमें सिंक नहीं होता है। वो टाइपिंग में कभी कभी जब बाद में पढ़ते हैं, जब उस वक्त पढ़ रहे हो तो लगता है अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। जब आप किसी और क्वेश्चन पे जाते हो, रिव्यू करते हो, वापस से आके उस क्वेश्चन को रिव्यू करते हो, रीड करते हो, लाइन पता पड़ता है सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंटेंस में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी। और ये मान के चलना
कि जिस बच्चे के पास में एंड में 10-15 मिनट या एक्स्ट्रा वाले बच गए, 10 मिनट भी बच गए, और आपने अपने सेक्शन सी के क्वेश्चंस में थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छे से रिव्यू कर लिया, आप अपने मार्क्स के अंदर 3-4 मार्क्स का जंप ऑटोमेटिकली ले लोगे। और ये 10 मिनट आएंगे कहां से? इसके लिए सेक्शन ए और बी में टाइम बचाना पड़ेगा। जितना टाइम सेक्शन ए और बी में बचाएंगे उतना ज्यादा मुझे टाइम सेक्शन सी के लिए मिलेगा और सेक्शन ए और बी के रिव्यू के लिए मिलेगा। ठीक है ना? तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी पे अपने को काम करना है सबसे पहले। तो अगर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होगी ना, तो तुम्हारे पेपर में वैसे भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम ऑलरेडी बाकियों से 5-10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्टोर कर रहे होगे। अब आते हैं फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। सर सेक्शन ए के लिए देखो, सेक्शन ए तो पूरे सिलेबस से आता है, ये अपने को पता है, लेकिन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा आते हैं? तो इसमें देखो एफआरए का जो टॉपिक है आपका, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में आईआरपीटी वाले जो टॉपिक्स हैं, ऑप्शन स्वैप्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनके ऊपर एमसीक्यू बहुत सारे हैं। अच्छा, जिन लोगों को है कि सर सेक्शन ए की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करें? तो ऑलरेडी मैराथन है साहब, पिछले अटेम्प्ट में भी हुई थी, इस अटेम्प्ट में भी 2 मैराथन है, उनमें हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, उनको जाके आप स्पेसिफिकली देख सकते हो। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की फंडिंग स्ट्रैटेजीज, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, बैलेंस स्ट्रैटेजी, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, उस पर जा सकते हो। इन्वेंट्री लेवल्स निकालने को क्वेश्चन आते हैं, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बॉमल मॉडल पे, मिलर और मॉडल के ऊपर। रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं मिसिंग वैल्यूज निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो बिजनेस एनवायरमेंट वाला, फाइनेंशियल एनवायरमेंट वाला टॉपिक है, फाइनेंशियल फंक्शंस वाला, मैनेजमेंट फंक्शन वाला टॉपिक है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो थ्योरी है, उनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं पॉलिसीज को लेके, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज को लेके, 3 E's को लेकर के। फिर बेसिक क्वेश्चन आईआरआर, एनपीवी वगैरह इनको लेकर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर एमसीक्यू देखने को मिलता है, वैल्यूएशन निकालने के ऊपर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सिंगल क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत बार मिल जाते हैं। ठीक है, आपके मनी मार्केट के जो स्पेसिफिक आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, कैसे आप मनी मार्केट के अंदर डील करते हो, ठीक है, कौन कौन सी इंटरमीडियरीज मनी मार्केट में काम करती हैं, इवन मनी मार्केट हेज को लेकर के कि भाई इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, आपको फॉरेन एसेट्स, फॉरेन कंट्री में असेट क्रिएट करनी चाहिए, फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट का ऑप्शन और कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी के हाइपोथेसिस, और जो अपन ने इरेशनल बिहेवियर और उनके ऊपर बातचीत कर रखी है, हर्डिंग, नॉइस ट्रेडिंग, ठीक है, इन सब के ऊपर, इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली आप लेके चल सकते हो, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स में से कुछ है। ठीक है साहब, सेक्शन बी के लिए अब अगर मैं बात करूं तो देखो, सेक्शन बी में अपने को पता है भी 3 क्वेश्चन आने हैं, 3 में से एक क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट का आता है, ये काइंड ऑफ फिक्स वाली चीज है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस का, एक क्वेश्चन बिजनेस वैल्यूएशन का दिख जाए। हो सकता है कि इन दोनों में से एक दिखे और तीसरा क्वेश्चन आपको वर्किंग कैपिटल का दिख जाए। ठीक है, वो एक चांस है, बट ज्यादातर केसेस में ये रिपीट होते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट, इसमें भी क्या क्या आता है? तो भाई बिजनेस फाइनेंस में तो आपको वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, चाहे डीबीए मॉडल हो, चाहे किसी और आपको सीएपीएम मॉडल से निकालनी हो। ठीक है, इसमें कॉस्ट ऑफ डेट, डब्ल्यूसीसी निकालने के क्वेश्चन, डेट के अंदर सारे कन्वर्टेबल, नॉर्मल वाला, इरिडीमेबल वाले, उन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, डिविडेंड थ्योरीज को बहुत बार टेस्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे क्वेश्चन आता है, अपने ट्रेडिशनल वर्सेस एमएम थ्योरी को लेकर के कंसेप्ट वगैरह, कंक्लूजन वगैरह। टीआरपी निकालने को आता है, टीआरपी तो सेक्शन ए में भी काफी बार आता है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल गियरिंग के ऊपर डायरेक्ट रेशियो क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में आईआरपी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, फॉरवर्ड रेट एक्सचेंज, मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज बहुत पसंद है इनको सेक्शन बी में पूछना। ठीक है, फिर बेसिक्स जो अपने गैप एक्सपोजर, बेसिस रिस्क के ऊपर, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट में एफआरए, ऑप्शन स्वैप्स वगैरह कैसे होते हैं, उन पे काफी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन में तो सारे वैल्यूएशन टेक्निक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके अंदर आपके पास में बिहेवियरल फाइनेंस और कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस, ये टॉपिक सेक्शन बी में भी बहुत आता है। ठीक है, सेक्शन ए में भी आता है, सेक्शन बी में भी आता है। फिर बारी आई साहब सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी में देखो, ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और अपन जब बात करें दूसरा तो ये दोनों तो देखो मोस्ट प्रोबेबल है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला टॉपिक, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला टॉपिक। ये तो है ही है।
ज्यादातर केसेस में ज्यादातर बच्चों को देखने को भी यही मिलेगा कि एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का, एक क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल का। बट क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, ये मोस्ट लाइकली है। ध्यान रखना। क्या हमेशा हर बच्चे के ऐसा होगा? नहीं। आप में से कुछ बच्चे जब एग्जाम देके निकलोगे और अपने दोस्तों से बात करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ के तो ये दोनों आए थे, बट कुछ के पेपर में थोड़ा चेंज हो गया कि वर्किंग कैपिटल ना आकर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें भी चांसेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ज्यादा होते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन के चांसेस सबसे कम है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो सेक्शन सी के लिए सबसे लीस्ट फेवरेट है, देखो रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन तो बहुत रेयर है, मतलब वो तो ऐसी बात है कि आप अगर ढूंढने जाओगे तो अभी तक में एक मिलेगा, वैसी बात। बिजनेस वैल्यूएशन बहुत रेयर है वो भी। ये दो सबसे लाइकली है, बट बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है। तो टेक्निकली क्या टॉसअप है इन तीनों के बीच में। इन तीनों में से कोई दो टॉपिक आपको दिखेंगे यहां, और जो टॉपिक सेक्शन सी में नहीं दिखेगा वो दिखेगा सेक्शन बी में, ठीक है ना। तो सेक्शन सी के लिए मैं बोलूंगा बिजनेस फाइनेंस को भी प्लीज रेडी रख के जाना। ये दो टॉपिक तो बच्चे पढ़ते ही हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा आता है, तो ये तो पढ़ते ही हैं। इसको भी बोलूंगा प्लीज पढ़ के जाना, ठीक है। और ये पढ़ रहे हो तो बिजनेस वैल्यूएशन वैसे भी जस्ट रिवर्स वाली बात है उसकी, ठीक है। बट ये तीन टॉपिक प्लीज पढ़ के जाना। इन तीनों को छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी कोई सोचने की जरूरत नहीं। ये तीन तो आने ही, इन तीनों में से दो तो आने, जिसमें ये दो की चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल ना करके बिजनेस फाइनेंस आ जाए, या इन्वेस्टमेंट ना करके बिजनेस फाइनेंस आ जाए। रिस्क वाला नहीं आता है, रिस्क वाला टॉपिक नहीं आता है, ठीक है ना। मेन तो ज्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आती है वो सेक्शन ए में आती है। सेक्शन ए की जो लिस्ट है, इन क्वेश्चंस को प्लीज अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चंस देखे बिना अगर चले गए, इन टॉपिक्स को देखे बिना चले गए, तो फिर एग्जाम में सेक्शन ए में दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए सेक्शन ए के स्पेसिफिकली। फिर सेक्शन बी में भी हमने बात कर ली, तीन क्वेश्चन है, इन तीनों में से मोस्ट लाइकली है, ठीक है। बट मैंने कहा एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, तो हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सेक्शन सी में आने की बजाय सेक्शन बी में आ जाए, और उसमें से फिर एक उठ के यहां आएगा कोई ना कोई। रिस्क मैनेजमेंट के चांसेस नहीं है सेक्शन सी के अंदर, उसको फिर आप रेयर ही मान के चलो। बिजनेस वैल्यूएशन भी रेयर है, ठीक है। ये बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन भी आता तो है, मैं नहीं कह रहा हूं आता है, बट काइंड ऑफ रेयर है, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये दोनों है, और अगर चेंज होगा तो बिजनेस फाइनेंस आ जाएगा, ठीक है साहब। हाँ, बिजनेस फाइनेंस तो बहुत बार, मतलब ये तो ऐसी बात है कि चेंज होता ही रहता है हर अटेम्प्ट में। कोई ना कोई बच्चे, मतलब यूं समझ लो कि 20-30% बच्चे होते हैं जिनको ये दोनों देखने की बजाय ये इस दिख जाता है कि बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन आया था सर मेरे पिछले अटेम्प्ट में। अब ये भी होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो गारंटीड आएगा ही आएगा, और मैं हमेशा कहता हूं ऐसी कोई गारंटी एसीसी ने दी नहीं है, तो क्यों मानना। बच्चे कहते नहीं सर आता है, हर अटेम्प्ट में आता है, हर बार कहते हैं। दोस्त, मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि एसीसी की तरफ से जब तक ऑफिशियल कोई चीज ना हो तो उसको अपन क्या ना कि पत्थर की लकीर समझ के मत चलो, ठीक है। रूल ऑफ द लॉ नहीं है वो। पिछले अटेम्प्ट में ही हुआ, जब बच्चों से मैं बात करने गया तो एक बच्ची मेरे पास में आई, उसने कहा कि सर मेरे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो आया ही नहीं। मैं सरप्राइज नहीं था, वो सरप्राइज थे। मैंने कहा हाँ तो नहीं आता है। बोले सर लेकिन हमें तो कहा गया था कि वो तो आता ही आता है। मैंने कहा था भाई देखो वही तो दिक्कत है कि मोस्ट लाइकली में और आना ही आना है में फर्क होता है। ज्यादातर लोग इसको मोस्ट लाइकली को आना ही आना समझ लेते हैं, क्योंकि 70% 60% बच्चों के केस में ये होता है, तो उनको लगता है भाई मेजोरिटी के साथ में हो रहा है तो मेजोरिटी ऑलवेज विंस, ये होता होगा। बट देयर इज अ माइनॉरिटी जिनके बिजनेस फाइनेंस देखने को मिलता है, और देयर इज अ इवन लोअर माइनॉरिटी जिसको बिजनेस वैल्यूएशन भी देखने को मिल जाता है कभी कभार, बहुत रेयर है बट हाँ। तो अपने लिए तीन टॉपिक सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे साहब, इन तीनों को देख के जाना, इन तीनों को ही देख के जाएंगे अपन सेक्शन सी के लिए। ये तीनों मोस्ट लाइकली में से है, उसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस तो इसी के हैं, 60-70% बच्चों का यही रहेगा, बट काफी कुछ बच्चों के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है साहब। हाँ जी, ठीक है जी। तो आई होप कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो बच्चों को लिस्ट चाहिए थी टॉपिक्स की वो मैंने आपको प्रोवाइड करी, और जो एक गाइडेंस, एक जो बच्चे मान लो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ में भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि यार आप कैसे अप्रोच कर सकते हो सेक्शन ए बी और सी को। और जो ये सेक्शन बी और सी को लेके जो एक थोड़ा सा डाउट रहता है या मिथ है
कि ये तो इसी सेक्शन में आता है, ये इसी सेक्शन में आता है, उसको मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करी। तो आप अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ में भी शेयर कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट, जो भी इस अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं, आने वाले पेपर में जिस भी अटेम्प्ट में आप पेपर दे रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑल द बेस्ट, आराम से तैयारी करो एंड बहुत अच्छे से अपना पेपर करो एंड विश यू ऑल द सक्सेस एंड ऑल द लक। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।